हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हम लोग कवर करने वाले हैं, जिनका नाम है डी एन मजूमदार। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है सोशियोलॉजी रिलेटेड जहां पर कि डी एन मजूमदार साहब से क्वेश्चंस ना आए। ठीक, मगर उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, और अगर अभी भी आपके मन में ये बात आ गई है कि यार बिना क्लास के नहीं होगा और क्लासेस करना जरूरी है, तो आज ही क्लास को एनरोल कर लीजिए। आपको ये कूपन कोड मिल जाता है जिससे आपको ये भारी डिस्काउंट मिलता है, MANOJ। ये कूपन कोड है मेरा। ठीक, ये QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन कर लीजिए, क्लास को एनरोल करने में आसानी होगी। ठीक, MANOJ ये कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल सकता है क्लास को एनरोल करने में। सुपर कोचिंग्स को सुपर कोचिंग सुपर टीचर्स बनाते हैं, और तुलिका मैम और प्रीति मैम दोनों ही पेपर 1 की इंपॉर्टेंट फैकल्टी हैं। तुलिका मैम की 10 बजे और 12 बजे क्लास होती है, और प्रीति मैम की क्लास 3 बजे और 7 बजे होती है। दोनों ही क्लासेस को आपको अटेंड करना चाहिए अगर आप नेट और JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं। DN मजूमदार की को स्टार्ट करते हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स से, जहां से सवाल अक्सर आते हैं। इनकी सबसे पहली किताब है 1937 में लिखी गई थी, फिर रिवाइज की गई 1950 में, द अफेयर्स ऑफ ट्राइब, अ स्टडी इन ट्राइबल डायनामिक्स। सेकंड इंपॉर्टेंट किताब जो है पब्लिश हुई 1944 में, जिसका नाम था द फॉर्च्यून ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स। 1946 में इनकी किताब आई रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार पूछी गई किताब है। 1947 में इन्होंने लिखी द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। ये चार जो किताबें हैं, मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए, इसे याद कर लीजिएगा। क्या किया है मजूमदार साहब ने सोशियोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में? इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक डेवलप की है, जिसके द्वारा इन्होंने एनालिसिस किया है बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप का, बहुत सारे कास्ट ग्रुप का इंडिया के अंदर। इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मजूमदार एम्फसाइज्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके एनालाइज किया है एंथ्रोपोमेट्रिक एंड सेरोलॉजिकल डेटा। मानव विज्ञान के क्षेत्र में मजूमदार ने एंथ्रोपोमेट्रिक और सेरोलॉजिकल डेटा तथ्यों का विश्लेषण किया है, सांख्यिकीय तकनीकों पर जोर देकर के। ठीक, याद रखिएगा, एंथ्रोपोमेट्री का अध्ययन, स्टडी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से किसने किया है? DN मजूमदार ने किया है। सेरोलॉजिकल होता क्या है? सेरोलॉजिकल एक्चुअली DNA टेस्ट होता है। ठीक, जो ब्लड के टेस्ट से रिलेटेड होता है उसी को, मतलब DNA का टेस्ट करके बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप का, बहुत सारे कास्ट ग्रुप का इन्होंने DNA का टेस्ट करके एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक इजाद की। ठीक, उसके द्वारा एनालिसिस किया, और इन्होंने बताया कि ये जो कास्ट सिस्टम आज आप देख रहे हैं ना, ड्यू टू डिफरेंट रेसेस की वजह से ये कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ है। दिस पर्टिकुलर मेथड वाज डिजाइन्ड एज बायोमेट्रिक मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक विधि। यानी अगर सवाल आता है कि बायोमेट्रिक विधि, स्टैटिस्टिकल टेक्निक और सेरोलॉजिकल डेटा का इस्तेमाल किसने किया है, तो DN मजूमदार साहब ने ही किया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इन यूपी, अब बायोमेट्री क्या होता है? बायोमेट्री यही होता है जो सेरोलॉजिकल एनालिसिस के आधार पे जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोमेट्री कहते हैं। ठीक, ही ट्राइड टू डिलिनिएट कास्ट हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ बायोमेट्री। यूपी में उन्होंने बायोमेट्री के आधार पर जातिगत पदानुक्रम को चित्रित करने का प्रयास किया है। ठीक, ऑल्दो ही कंसीडर्ड रेशियल फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेशियल थ्योरी को के सपोर्टर है ये। जब बात आती है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये कहते हैं नस्लीय आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। जाति संरचना की उत्पत्ति, निर्माण नस्लीय कारक के रूप में देखते हैं DN मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय विचारकों में से कौन नस्लीय सिद्धांत को सपोर्ट करता है? तो आपको याद होगा GS घुरिये भी सपोर्ट करते थे, और दूसरे DN मजूमदार साहब भी सपोर्ट करते हैं।
but he strongly opposed racism and other single factor for explanation of functioning of caste system in India. ये कहते हैं लेकिन कास्ट इंडिया के कास्ट सिस्टम में ये नस्ल से बना हुआ है, लेकिन यहां पे नस्लवाद नहीं आया। नस्ल से उत्पन्न होना और नस्लवाद का मतलब दोनों बहुत अलग है। जब नस्लवाद की बात होती है तो इसका मतलब यह होता है कि एक नस्ल के लोग दूसरे नस्ल का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, ठीक, दमन करते हैं। लेकिन यहां पर एक्सप्लॉइटेशन या रिप्रेशन नहीं हो रहा है हमारे कास्ट सिस्टम में। कौन कहता है? डीएन मजूमदार कहते हैं, ठीक। लेकिन ये कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था के कामकाज के लिए नस्लवाद और अन्य एकल कारक के स्पष्टीकरण का कड़ा विरोध ये करते हैं, ठीक। मजूमदार ने कहां की स्टडी किया है? लखनऊ की स्टडी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ के स्कूल चिल्ड्रंस, मजूमदार स्टडी ऑन स्कूल चिल्ड्रंस इन द सिटी ऑफ लखनऊ। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि स्कूल चिल्ड्रंस, लखनऊ के स्कूल चिल्ड्रंस का स्टडी किसने किया है, ठीक। तो इन्होंने ही किया है। लखनऊ शहर में इन्होंने स्कूल के बच्चों का अध्ययन किया था, ठीक है, याद रखना। मजूमदार बिलीव्स दैट क्लैश ऑफ कल्चर एंड कॉन्टेक्ट ऑफ रेसेस लेड टू सोशल ग्रुपिंग दैट इज कॉल्ड एज कास्ट, ठीक। मजूमदार कहते हैं कि संस्कृति के टकराव और नस्लों के एक दूसरे के संपर्क में आने से सामाजिक समूहों का निर्माण हुआ है, ठीक। He believes that three superior classes assign particular occupation for their members and to maintain their superior status, ठीक। तो ये उनका कहना है कि भैया जो तीन उच्च वर्ग थे, मतलब तीन जाति, ये पहले किसी जमाने में ये वर्ग हुआ करते थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया? इसको बंद व्यवस्था कर दिया। मतलब ये जो ऑक्यूपेशन था ये इन्होंने जन्म से कर दिया, ठीक। अदर पीपल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इन्होंने डिबार कर दिया, बैन कर दिया, और इस तरह से जाति व्यवस्था जो है वो सामने आई। अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाने के लिए जो व्यवसाय था इसको इन्होंने जन्मजात कर दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले ये वर्ग ही थे, ये कहते हैं, ठीक। इस तरह से एक पदानुक्रमित जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, मजूमदार बताते हैं। इन द फील्ड ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, सांस्कृतिक मानव विज्ञान में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स का अध्ययन किया है, और इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि कौन सा ट्राइब कहां पाया जाता है, ठीक। डीएन मजूमदार इज फेमस फॉर हिज क्रिटिकल एथनोग्राफी। एथनोग्राफी नृवंश विज्ञान, आलोचनात्मक नृवंश विज्ञान के लिए ये प्रसिद्ध है। अगर सवाल आता है कि क्रिटिकल एथनोग्राफी का यूज करके इन्होंने ट्राइबल स्टडी, किसने ट्राइबल स्टडी किया है? तो डीएन मजूमदार साहब ने किया है। आलोचनात्मक नृवंश विज्ञान का इस्तेमाल करके किसने जनजातियों का अध्ययन किया है? तो वो हमारे डीएन मजूमदार साहब ही हैं। कौन कौन से ट्राइब्स का अध्ययन किया है? तो इन्होंने फील्ड वर्क किया है। देखिए, फील्ड वर्क किया है इन्होंने, एक्सटेंसिव फील्ड वर्क, क्षेत्र कार्य किया है, ठीक है। क्षेत्र कार्य कहां गया? क्षेत्र कार्य, क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क किया है। कहां पे? हो ट्राइब जो थे कहां के रहते हैं? बिहार में। खासी ट्राइब, खासा ट्राइब, खासा खासी अलग है, खासा कोरवा थारू ऑफ उत्तर प्रदेश, खासा कोरवा थारू उत्तर प्रदेश। अब इसमें खासी से कंफ्यूज नहीं होना, खासी असम में रहते हैं, असम में जाकर के इन्होंने अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। यूपी के खासा, कोरवा और थारूस का अध्ययन किया है। फिर उसके बाद इन्होंने गोंड्स का अध्ययन किया है एमपी में, मतलब छत्तीसगढ़ में, ठीक। और भील्स का अध्ययन किया है गुजरात में, ठीक। इन्होंने जो फील्ड वर्क किया है वो किससे इंफ्लुएंस होकर के किया है? तो इन्होंने एससी रॉय और बी मेलिनोस्की से इंफ्लुएंस होकर के इन्होंने फील्ड वर्क किया है, ठीक। बायोमेट्रिक लेवल पे इन्होंने एनालिसिस किया है, याद रखिएगा। क्रिटिकल एथनोग्राफी का इस्तेमाल किया है, और हो ट्राइब का स्टडी किया है, खासा का स्टडी किया है, कोरवा का स्टडी किया है, थारू का स्टडी किया है, गोंड का स्टडी किया है, भील का स्टडी किया है। फील्ड वर्क के लिए किससे इंफ्लुएंस हुए थे ये? एससी रॉय से और बी मेलिनोस्की से,
ये इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक, मजूमदार वॉज ऑल्सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय राइटिंग ऑफ रुथ बेनेडिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आजकल बहुत पूछा जाने लगा है कि कौन से इंडियन थिंकर किससे इन्फ्लुएंस थे, तो ये रुथ बेनेडिक्ट से इन्फ्लुएंस थे। मजूमदार जो थे रुथ बेनेडिक्ट के लेखन से बहुत प्रभावित थे। ही स्ट्रेस्ड इंटीग्रेटेड कैरेक्टर ऑफ कल्चर। ठीक, एकीकृत संस्कृति के एकीकृत चरित्र पर इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने कुछ कल्चरल बेसिस बताए हैं। इन्होंने बोला कि जब उन कल्चरल बेसिस में स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, तो फिर क्या होता है, जो 4 वेरिएबल्स हैं वो काम करते हैं, उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो जाता है, उसकी वजह से चेंज आता है समाज के अंदर। ठीक, he stressed the integrated character of culture and maintained that cultural stresses and cultural strains are the outcome of disturbances in cultural ways। ठीक, तो इन्होंने संस्कृति के एकीकृत चरित्र पर जोर दिया है। यानी संस्कृति जो है, एकीकृत चरित्र का मतलब क्या होता है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कनेक्टेड है भारत के अंदर, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। ठीक, और कहा है कि सांस्कृतिक तनाव किसी संस्कृति के आधार में गड़बड़ी के कारण होता है। अब यह आधार क्या है, किसी भी संस्कृति का आधार क्या है, तो इन्होंने बताया कि 4 आधार हैं किसी भी संस्कृति के। उसको इन्होंने कहा बेस ऑफ कल्चर। 4 बेस है। बेस, संस्कृति के बेस में जब डिस्टरबेंस होता है तो तनाव होता है। ठीक है, तो इन्होंने 4 वेरिएबल्स बताए हैं जिससे कि संस्कृति का आधार बनता है। सबसे पहला है मैन, दूसरा है एरिया, तीसरा है रिसोर्सेज, चौथा है कोऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो संस्कृति का आधार में जब डिस्टरबेंस होता है, गड़बड़ी होती है, तो फिर समाज में तनाव आ जाता है। और इन्होंने 4 आधार बताए हैं संस्कृति के। एक है आदमी, इंसान, क्षेत्र, संसाधन और सहयोग। जब इन चारों चीजों में गड़बड़ी हो जाती है या 4 में से किसी एक में गड़बड़ी होती है, तो हमारा समाज जो है वो तनाव में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का होमवर्क जो है, व्हाट इज रिलीजन अकॉर्डिंग टू इमाइल दरखाइन। इमाइल दरखाइन के अनुसार धर्म क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। मैं वेट करूंगा, चेक करूंगा खुद से आपके आंसर्स को। चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगर इसी तरह से आप सारे थिंकर्स करना चाहते हैं शॉर्ट में भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।